खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में क्राइम सत्ता की देखरेख में फलता फूलता था। गुर्गे अपराध करें और फिर उन्हें सियासी लाभ पहुंचाएं, लेकिन उनकी सरकार का ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस है। अब अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं या वहीं जाने के लिए तैयार रहें जहां कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन अब मामला उनके अपने विधायक, अपने एमएलए कुलदीप सेंगर पर लगे संगीन रेप के आरोप का है। इसलिए ना तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो पाई है, ना ही कोई पूछताछ की गई है। आरोप यहां तक है कि सीएम आवास में रेप विक्टिम की शिकायत से इस विधायक का भाई इतना नाराज हुआ कि पीट पीट कर इस लड़की के पिता की हत्या तक कर दी गई। एमएलए का भाई अब सलाखों के पीछे है, लेकिन विधायक कुलदीप सेंगर की अकड़ कायम है। कहते हैं कि ये लोग निम्न स्तर के लोग हैं, नीचे लोग हैं, और इसके पीछे अपराधियों की साजिश है उनकी राजनीतिक हत्या की। यह भी साफ कर रहे हैं कि रिपोर्टर्स यह समझने की गलती ना कर लें कि सीएम साहब ने उन्हें तलब किया है। कहते हैं मैं तो खुद उनसे मिलने आ गया। पीड़ित घर वालों को अब पुलिस नहीं, सिर्फ अदालत से उम्मीद है। आपको याद होगा पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में इसी तरह का एक मामला तब के मंत्री गायत्री प्रजापति का सामने आया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि गायत्री प्रजापति पार्ट 2 के इस मामले से अब कैसे निपटेगी सरकार। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अब देखो क्या होता सर, मैं तो यही चाहती हूँ बस इंसाफ मिले। बीजेपी रुकने असेंबली कुलदीप सिंह पर इल्जाम। कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह को किया गया गिरफ्तार। योगी ने कहा कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। अपोजिशन की योगी हुकूमत पर तनकीद। उन्नाव इस्मत दरी मामले में घिरे बीजेपी रुकने असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर इन दिनों उत्तर प्रदेश में चर्चा का मरकज बने हुए हैं। कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह की कयासारानियां चल रही हैं। अलबत्ता रुकने असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मुतासरा के वालिद से मारपीट का इल्जाम है। बताया जाता है कि 3 अप्रैल को केस वापस लेने के लिए रुकने असेंबली के भाई ने मुतासरा के वालिद को बेरहमी से पीटा था और मारपीट का मुकदमा लिखवाकर मुतासरा के वालिद को ही जेल भेज दिया था। काबिल गौर है कि सोमवार को इस्मत दरी मुतासरा के वालिद की जेल में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद मुतासरा के अहले खाना ने कत्ल का इल्जाम लगाया था। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने भी मुतासरा के वालिद की जेल में मौत पर यूपी हुकूमत को नोटिस जारी करके तफसीली रिपोर्ट तलब की है। योगी हुकूमत का दावा है कि मामले की गैर जानिबदाराना जांच की जाएगी। खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस की लापरवाही कहीं पर है तो ऐसी दोषी कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने, और जो भी दोषी होगा, कोई भी हो, पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और कानून इस मामले में, जो भी इस मामले में दोषी हो या किसी भी घटना में, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी। वादा रहे कि इतवार को वज़ीर आला की रिहाइशगाह 5 कालीदास मार्ग पर इस्मत दरी मुतासरा ने कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर खुदसोजी की कोशिश की थी। यही नहीं, मुतासरा ने अंदेशा भी जाहिर किया था कि उसका और उसके रिश्तेदारों का कत्ल भी हो सकता है। इल्जाम ये भी है कि मुल्जिम रुकन असेंबली के दबाव में पुलिस ने 1 साल तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। दरअसल उन्नाव के माखी इलाके की एक नाबालिग लड़की ने बांगर मऊ के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर इस्मत दरी का इल्जाम लगाया है। मुतासरा के मुताबिक जून 2017 में नौकरी के नाम पर ग्राम प्रधान की अहलिया उसे कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाइशगाह पर ले गई थी, जहां एमएलए ने उसकी इस्मत लूटी। दूसरी जानिब मुल्जिम बीजेपी रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने ऊपर लगाए जा रहे तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। सोमवार को सीएम योगी से मिलने पहुंचे सेंगर ने कहा कि उनके भाई पर भी जो इल्जाम लगे हैं वो पूरी तरह झूठ है। मामले की आला सतही जांच का मुतालबा करते हुए सेंगर ने कहा कि ये मुजरिमाना किस्म के लोगों का काम है। उन्होंने कहा कि वो 4 मरतबा से एमएलए हैं, जेल में कत्ल वगैरह कराना उनका काम नहीं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी सियासी लीडर पर ऐसे इल्जामात लगे हों। समाजवादी पार्टी की हुकूमत में काबीना वजीर गायत्री प्रजापति पर चित्रकूट बाशिंदा एक खातून और उसकी बेटी ने इज्तिमाई इस्मत दरी का इल्जाम लगाया था। मामले में यूपी पुलिस टाल मटोल करती रही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद गायत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उन्नाव इस्मत-दरी मामले पर भी सियासत गर्म है। साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने मामले की संगीनी को देखते हुए वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ से इखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे का मुतालबा किया है, जबकि कांग्रेस ने योगी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि योगी राज में गायत्री प्रजापति पार्ट 2 से कैसे निपटेगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि गायत्री प्रजापति पार्ट 2 से कैसे निपटेगी योगी सरकार। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी साहब लखनऊ से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की आवाज बुलंद करने के लिए सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बीजेपी का पक्ष रखते हैं तमाम डिबेट्स में। साथ ही साथ पंडित गौतम कौल हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, वो अपनी राय रखेंगे इस मसले पर। दीपक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। थोड़ी देर में नावेद सिद्दीकी साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। राकेश, पहला सवाल आपसे। इस वक्त यूपी की जनता को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और यह जहन में सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद थी कि पिछली सरकारों में जो अब तक होता आया वो अब दोबारा नहीं होगा, नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने गायत्री प्रजापति पार्ट 2 दोहरा दिया। बहुत अच्छा, इस वक्त आपके पास मौका था कि पुरानी सरकारों ने जो कुछ किया वो आप रिपीट नहीं करते और जनता के सामने ये बात रखते कि भाई अब नया दौर है, नए दौर की सरकार है, हम वो नहीं करेंगे जो पुरानी सरकारों ने किया। लेकिन ऐसी कोई नजीर नहीं नजर आई अभी तक। इसकी वजह? लेकिन समीर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये राजनीतिक मसला नहीं, एक संवेदनशील मसला है। इसलिए इस पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय ठोस तर्कों और तथ्यों पर बहस हो। और मैं आपसे 2-3 मिनट अधिक मांगूंगा आपसे, क्योंकि ये आरोप बड़े हैं। इस पर पूरी कहानी पर एक बार चर्चा, फैक्ट्स की चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये गायत्री प्रजापति के मामले से कैसे अलग है, मुझे इसको समझाने के लिए थोड़ा सा समय मांग रहा हूं आपसे। उन्नाव में माखी थाना क्षेत्र में कुलदीप सिंह सेंगर विधायक और आरोप जो पीड़ित पक्ष है, दोनों एक ही गांव के निवासी हैं और पहले से पूर्व परिचित हैं। पूर्व परिचित होने के बाद दोनों के बीच में पारिवारिक रंजिश हुई। वर्ष 2017 में तारीख 11 जून महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि पैनल के लोग और दर्शक भी ध्यान देंगे। 11 जून 2017 को एक पीड़िता के द्वारा उनकी मां के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है 20 जून 2017 को कि 11 जून को उनकी बेटी को कोई पहला फुसला करके भगा ले गया है, और उसमें वो 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस इसमें बरामदगी करती है पीड़िता की, और उसका 164 का बयान सीआरपीसी के तहत, मैं इसको स्पष्ट करके बता दूं, 164 का बयान निर्भया केस के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 164 का बयान अब मजिस्ट्रेट के साथ बंद कमरे में होता है, जिसकी लीगल वैल्यू बहुत अधिक होती है। उस 164 के बयान में पीड़िता ने विधायक और उनके परिजन का नाम नहीं लिया। ये सारी जानकारी एफआईआर में विधायक और उन परिजन का नाम नहीं है। कोर्ट में जो पीड़िता ने बयान लिया उसमें विधायक परिजन का नाम नहीं है। बस कहानी वहीं से शुरू होती है। इसके बाद आगे जो मामला बनता है, पीड़िता ने यह बयान दे दिया कि सेंगर ने उसके साथ रेप किया, उसके बाद आपका क्या फर्ज बनता था? बतौर पार्टी बीजेपी का फर्ज बनता था कि ऐसे आदमी को निकाल के बाहर किया जाए। किसने कहा? उसका इस्तीफा लिया जाए ताकि निष्पक्ष जांच इस मामले में हो पाए। ये जानकारी आपके पास किसने दी? वो ठीक ढंग से जांच कर पाए। मैं आपकी मेल आईडी पर समीर जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदार पत्रकार मानता हूं और मैं इसलिए अपेक्षा कर रहा हूं, तथ्य जनता के सामने आना चाहिए। 164 सीआरपीसी के बयान में विधायक और उनके परिजन का नाम नहीं लिया गया है। बावजूद इसके बार बार कहना कि विधायक दुष्कर्म के आरोपी हैं, विधायक ने गैंगरेप किया है, नहीं, आप कहेंगे तो मैं 164 के बयान की कॉपी आपके पास भेज दूंगा। मेरे पास कॉपी है, अगर कैमरा जूम करा के आप दिखाना चाहें तो मैं कॉपी दिखा देता हूं। और वो पहले दबाव में थी, इसलिए ना तो थाने में उसने एफआईआर में नाम लिखवाया, ना उनकी एफआईआर की गई, क्योंकि दबाव था। 164 के तहत उसने जो बयान दिया कोर्ट के सामने, उस वक्त भी उसके ऊपर दबाव था। लेकिन अब
वो उनका नाम ले रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब कोर्ट में पीड़ित महिला ने उसका नाम ले लिया तब आपकी जिम्मेदारी क्या थी? अब आपको कौन कार्रवाई से रोक रहा है? कम से कम जब तक एसआईटी की जांच मुकम्मल नहीं हो जाती आप ऐसे आदमी का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? इसीलिए मैं कह रहा हूं गायत्री प्रजापति के मामले में भी पीड़ित को कोर्ट से उम्मीद थी, आज भी पीड़ित को कोर्ट से उम्मीद है। समीर जी, बहुत विनम्र अनुरोध के साथ आपके प्रश्न को स्वीकार करते ही एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। कैमरे के सामने दिया गया बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है या बंद कमरे में कोर्ट के मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट में बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान? आप तय कर लीजिए कि मीडिया ही अब फैसला सुनाएगी या कोर्ट में फैसला होगा। आप तय करिए कि कैमरे के सामने फैसला होगा या कोर्ट रूम में फैसला होगा। आप तय कीजिए, आप तय कीजिए। आप ये कह दीजिए कि बलात्कार की पीड़ित महिला पिछले 3 दिनों से टीवी कैमरों के सामने आकर झूठ बोल रही है। मैं मानता हूं कि देश संविधान से चलता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आपको एक उदाहरण, एक दृष्टांत और दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश में अमिताभ ठाकुर नाम के एक आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक तहरीर दी। मैं आज कोई मामला दूसरा नहीं सुन रहा। तीसरे दिन मैं आज कोई मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तीसरे दिन ही एक रेप का मुकदमा दर्ज हो गया। सुरेंद्र राजपूत साहब, मुझे बस आप ये समझाइए कि तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्जी रेप के मुकदमे कैसे लिखाए जाते हैं। बलात्कार का ये खुलेआम हंसता मुस्कुराता एनेक्सी में दाखिल होता है, उसके बाद अकड़ इतनी कि रिपोर्टर से कहता है कि मुझे तलब थोड़ी किया गया था। ये ना समझिएगा कि तलब किया गया था, मैं तो खुद आया हूं मिलने। इस अकड़ का जिम्मेदार कौन है और इस अकड़ को देखने के बाद यूपी की जनता में मैसेज क्या जा रहा है? समीर भाई, जो अभी विद्वान प्रवक्ता राकेश जी थे, इन्होंने बड़ी ही चालाकी से कुछ फैक्ट कंसील किए हैं। इन्होंने 164 के बयान को इतना ज्यादा तूल दिया है कि उसके बाद जो पीड़िता 156(3) का मुकदमा और 171 का बयान दे रही है उसको राकेश त्रिपाठी जी छिपा रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वकील भी हैं, विद्वान भी हैं और अपनी पार्टी में अच्छा बात भी रखते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी महिला की इज्जत तार तार हो रही है, उसके बाद उन फैक्ट्स को ये छुपा रहे हैं, इसलिए मुझे आज बहुत खराब लग रहा है। 156(3) के बयान, 156(3) के मुकदमे और 171 के बयान के लिए पीड़िता ने कहा है, और उस 171 के बयान में, पूरक बयान में पीड़िता ने विधायक कुलदीप से, मतलब विधायक उसके भाई का नाम लिया है। और आज की डेट में 164 का तो वही नहीं है जो विधायक जी मुस्कुरा रहे हैं, वो सिर्फ 164 पुरानी बात हो गई, मुस्कुरा रहे हैं मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है। को या कितने पिता की जेल में मौत हुई है उसका, और आरोप विधायक के भाई पर लगा है मारपिटाई का। उसमें रिपोर्ट लग चुकी है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। तो 156(3) और 171 की बात अगर राकेश जी करेंगे तो ये कागज इनके किसी काम नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस समय निर्भया केस के बाद पीड़िता कभी भी किसी वक्त अगर किसी का नाम लेती है और थाने में वो कहती है तो थाने की मजबूरी है कि उसकी एफआईआर लॉन्च करे, उसकी जांच करे, और जांच करने के बाद अगर केस झूठा पाया जाए तो स्पंज करे, वरना केस तो दाखिल करे ही करे। आज की डेट में जो योगी सरकार की प्रॉब्लम है, योगी सरकार में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो कह रहे हैं मैं जांच करके बताऊंगा एफआईआर होगी या नहीं होगी। ये शर्मनाक बात है। आज की डेट में पीड़िता गलत कह रही है, सही कह रही है, इसका फैसला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करने दीजिए और कहिए कि आप मजबूरी है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है विधायक के खिलाफ। क्या मजबूरी है कि इतने संगीन आरोपों के बाद पूछताछ तक की जहमत नहीं उठा रही पुलिस? क्या यह बात सही है कि यह गायत्री प्रजापति पार्ट 2 है? समीर भाई, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक हमारी बहन के साथ जिस तरह से जो हालात गुजरे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। और आमतौर पर रेप से जुड़े हुए मामलों पर, मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स हैं कि इसमें और जिसमें एफआईआर दर्ज करना, बिल्कुल आपको तो पता होगा क्योंकि पिछली सरकार में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो पाई थी। हमने देखा था उस वक्त भी क्या हुआ था। समीर भाई देखिए, बात यहां हो रही है कि अपने एमएलए को किस तरह से बचाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह से हमने देखा
कि पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की, पीड़िता के पिता को जिस तरह से, उनके वालिद को जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, जो जख्मों के निशान दिए गए, जो उनकी सारी इंटेस्टाइन्स डैमेज हो गई हैं, रिपोर्ट में आया, जिसके बाद उनकी मौत हुई। ये बड़े अफसोस की बात है। और ये वही लोग हैं समीर भाई, हम आपको बता दें, जो जब सरकार बनने से पहले ये कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है, यहां बहनें सुरक्षित नहीं है और हम अगर आएंगे तो अपनी बहनों को सुरक्षा देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से समीर भाई, इस वक्त आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम इनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? ये महंत को भी सोचना चाहिए, साधु संतों को भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए। देश को बचाना है। आज बहनों की बात तो हम करते थे खड़े होके कि सुरक्षा देंगे, बड़ी बड़ी बातें, 125 करोड़ लोगों से बात होती थी, सीधे, एक दो आदमी से नहीं, सीधे 125 करोड़। और आज तक 14 से 125 करोड़ है, अभी भी 125 करोड़, लेकिन 125 करोड़ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। बड़े अफसोस की बात है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, तत्काल ऐसे इंसान के ऊपर एक्शन लिया जाए, एफआईआर लिखी जाए, एफआईआर लिख करके इनको जेल भेजा जाए। ठीक बात, ठीक बात। कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। कौल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इस वक्त आपको पुलिस की, यूपी पुलिस की मजबूरी क्या नजर आ रही? क्यों इतने संगीन आरोपों के बाद भी एक विधायक के खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही, पूछताछ करने की जहमत तक नहीं उठाई? इतना हो हल्ला मचा हुआ है 2-3 दिनों से, फिर भी ये जो है, जो वाकयात हुए हैं, ये अरे साहब आईपीएस क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। सर एक मिनट सिद्दीकी साहब जी, बोले कौल साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वाकयात हो रहे हैं ये उल्टा प्रदेश में हो रहे हैं आज। इसके माने यही है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं जब वाकयात को देखते हुए ये समझ रहा हूं कि जो पुलिस ने जो अभी कार्रवाई अब तक की है, हाँ, वो ठीक कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त जो बहस में बात हम लोग कर रहे हैं वो ये कि 164 के बयान के बारे में बात कर रहे हैं जी। अब कोर्ट ने जो है ये भी कह दिया है कि 164 के बयान जो हैं उस पर पूरी जिम्मेवारी नहीं रहती है किसी शख्स के खिलाफ कोई संगीन जुर्म करने के लिए। उसके साथ साथ जब बयान होते हैं उसके साथ साथ और भी जो एविडेंस है उसको अब लाना पड़ता है जी। तो ये जो चाहे वो बंद कमरे में बयान हुआ हो या टेलीविजन कैमरा के सामने बयान हो, अब जो पुलिस को ये कार्रवाई करनी चाहिए थी और नहीं हुई है वो ये है कि जब औरत ने कहा कि उसके साथ रेप हुआ है जी, तो रेप के समय जो कपड़े थे वो पहने थी उसको वो पुलिस को मानना था, कहना था कि ये कपड़े जो हैं उस समय के वो उनको सौंप दे और उसका जो है पंचनामा बनाना चाहिए था और उसके आगे जो है केस दर्ज हो जाना चाहिए था। केस दर्ज होने के मायने ये नहीं होते कि उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए, तो इसलिए वो जो केस दर्ज होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हाँ। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ एक एमएलए जो है वो उसमें बीच में आ गया है। अगर वो कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो हो सकता है कि ये केस दर्ज भी हो जाता, उसकी पिटाई भी हो जाती, वो कबूल भी देता और ये केस जो है हो सकता था जल्दी से जल्दी कोर्ट भी चला जाता। ये इस वक्त जो है ये एक ऐसी स्थिति, संगीन स्थिति जो है उसको पनपने दिया जा रहा है कि इसका जो अंजाम है आने वाले समय में इसमें कई लोग जो हैं उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दत्ता, मुझे ये बताइए, राकेश त्रिपाठी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसे पॉलिटिकल ना बनाया जाए, पॉलिटिकल मैं कहता हूं क्यों ना बनाया जाए और ऐसे मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब गायत्री प्रजापति के साथ वाला केस सामने आया था उस वक्त बीजेपी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और यह भरोसा दिलाया था प्रदेश की जनता को कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं होने पाएगा, लेकिन आज तो वही हो रहा है। फर्क क्या है दोनों मामलों में? क्या फर्क देख रहे हैं आप ईमानदारी से? समीर भाई, आपकी जो सवाल है उस सवाल का ईमानदारी से ही मैं जवाब दूंगा जी। मैं समझता हूं कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ इश्यूज हो या फिर महिलाओं के साथ जो जुड़ा हुआ इशू है उस पे राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उस महिला को, पीड़ित महिला को जस्टिस मिलना चाहिए जी। और जस्टिस किस तरह से दिलवाया जाए वो महत्वपूर्ण होता है। उस पे अगर तू मैं की राजनीति हो तो वो छिचौरापंथी होती है और वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। प्राइमा फेसी एविडेंस ये कहता है, जब महिला ने जब यहाँ तो इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा ना डॉक्टर दत्ता, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादती और जुल्म नजर आ रहा है। मैं आ ही रहा हूँ, आपके सवाल पे ही मैं आ रहा हूँ, और मैं जो कुछ कहूंगा एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते कहूंगा जी, या फिर एज ए सोशल थिंकर के हिसाब से बोलूंगा, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ चीज है। मैजिस्ट्रेट के सामने जब पीड़ित महिला ने कबूल की है और उसने जो कही है कि मतलब आपके प्रेशर के चलते वो अपना पहला सटीक बयान दे नहीं पाई और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था सही बयान ना देने के लिए, और उसके साथ बलात्कार हुआ है, और बलात्कार पे उन महिला ने आरोपी को भी नाम लेके आरोपी को आरोपित किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे उसको प्राइमा फेसी एविडेंस के हिसाब से मान लेना चाहिए, और मान के उस पे फिर तत्कालीन रूप से कहीं ना कहीं पे एक आदेश जारी होनी चाहिए, और बाकायदा उस पे तत्कालीन रूप से पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है। एक एमएलए अगर इस तरह की काम अगर करते हैं जो आरोपित है, वो हालांकि प्रूव नहीं हुआ है। मेरा सवाल ये था कि गायत्री प्रजापति वाला केस फिर से दोहराया जा रहा है ना, फर्क क्या रहा? नहीं, हालांकि वो तो कुछ है नहीं। हालांकि अभी वो कोर्ट तय करेगा कि वो आरोपित है या नहीं है। पर मैं मानता हूं कि जब प्राइमा फेसी जब किसी पे इस तरह का आरोप लगता है तो तुरंत एक्शन की आवश्यकता होती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जिस तरह से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है वो उठाया जाएगा, वो सटीक दिशा में बयान है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, और खास करके यूपी के जनता को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो लोग एक कुशासन की सरकार को बाहर करके फिर एक सटीक सरकार को चुने हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी, और इसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए भी, मेरा गुजारिश रहेगा आदित्यनाथ जी के सरकार से कि आप तत्कालीन रूप से सारी चीजों का कॉग्निजेंस लीजिए और इस पे उचित कदम उठाइए। ठीक है, उचित कदम अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन दीपक पांडे, ये बताइए, भारत बंद के दौरान आप लोगों ने सपोर्ट किया, इतने सारे लोग सड़कों पर उतर आए, आंदोलन हुआ, आज लखनऊ की सड़कों पर बीएसपी के लोग क्यों नजर आ रहे हैं? ये तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, नाइंसाफी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ये इनके गांव का मामला है, जुड़ा हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं 2017 से, तो मैं जब पिताजी की मौत देखने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच करके मेरी तो रूह कांप जा रही है कि 2017 से ये परिवार जो है लड़ता हुआ आ रहा था, और अंत में मौत मिलने के बाद उसकी खबर जब हाईलाइट होती है और वो उस परिवार को आत्मदाह करना पड़ता है अपने न्याय पाने के लिए, तब जाकर के उसे न्याय मिलता है। सोच लीजिए कि एक साल किस परिस्थितियों से गुजरा होगा वो परिवार। और न्याय मिला कहां? अभी न्याय मिला नहीं। अगर वो लड़की आत्मदाह नहीं करती और उसके पिताजी की मौत नहीं होती तो शायद ये मामला इतना आगे आता भी नहीं। और राकेश त्रिपाठी जी के अंदर तो इंसानियत बची नहीं, इस पे आकर के, इस मुद्दे पर आकर के लिपापोती कर रहे हैं। बताइए। ठीक है, राकेश एक छोटा सा इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, संदेश यही जा रहा है, मैसेज यही जा रहा है कि एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसको सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, वो जब योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाती है, अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है, तो ये बात नागवार गुजरती है आपके बीजेपी के विधायक को, और फिर उसके बाद उसके पिता को उठाकर उसके साथ मार पिटाई की जाती है, गलत केस लगवाकर जेल में डलवा दिया जाता है, और जेल में उनकी हत्या हो जाती है, ऐसा आरोप है। हत्या थी या मौत हुई, यह बात अभी पुष्ट नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन आरोप यही है। मैसेज बहुत गलत जा रहा है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। समीर जी, मैसेज कैसे जा रहा है? नहीं, मैसेज कैसे जा रहा है, बोलिए। मतलब मैसेज क्या जा रहा है ये समझ नहीं पा रहे हैं आप? ये मैसेज कैसे जा रहा है? नहीं, मैसेज क्या जा रहा है ये तो समझ में आ रहा है, मैसेज कैसे जा रहा है? मैसेज जा रहा है मैसेज जा रहा है टू मीडिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं समीर जी, जो मुख्य आरोपी होता है वो मैंने पहले ही कहा अपना नाम एफआईआर में नहीं आने देता है,
इतने दिनों के बाद 4 लोग गिरफ्तार होते हैं, यह बात नागवार गुजरती है कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी को, उसका भाई पर आरोप यह लगता है कि वो लड़की के पिता की हत्या कर रहा है। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है लड़की के पिता की, 14 जगह गंभीर चोटें हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं मैंने कि देखा है मैसेज समीर जा जी, रहा है, आपका आपको समझ प्रश्न नहीं आ कितने रहा। सेकंड का था और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझको उत्तर देने के लिए आप युक्त तक समय देंगे, मुझे उचित समय देंगे। मैंने पहले ही कहा था मैं आपको और ज्यादा समय देना चाह रहा हूं, और ज्यादा समय देना चाह रहा हूं राकेश, क्योंकि मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर ही बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं, मजबूरी है। मैं आपके पास फिर आता हूं, सेकंड सेगमेंट की शुरुआत भी आप ही से करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद भी लगातार इस पर बहस जारी रहेगी। फौरन हो रहे हैं यहां से। तो गायत्री प्रजापति पार्ट 2 से कैसे निपटेगी योगी सरकार यूपी की, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, वादे के मुताबिक आप ही से इस डिस्कशन की शुरुआत करूंगा इस सेगमेंट में भी, लेकिन मैं ये ऐड कर दूं कि आपको भी ये पता होगा, ये जानकारी होगी कि जो पीड़ित लड़की है उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मौत ज्यादा पिटाई की वजह से, आंतों के फटने की वजह से हुई है। 14 से ज्यादा घाव हैं उसकी बॉडी पर, और आंतें कब फटती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, यानी पेट में जमकर लातें मारी गई हैं और जमकर उसके साथ मारपिटाई की गई है जिसकी वजह से मौत हुई। और खास बात यह कि जेल के अंदर हुई, जुडिशियल कस्टडी के दौरान हुई। यह कितना बड़ा निकम्मापन है, यह कितनी बड़ी लापरवाही है, यह कितनी बड़ी गलती है। किसके सिर मढ़ा जाए इसका दोष? देखिए समीर जी, एक पत्रकार के तौर पर, एक एंकर के तौर पर मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपकी डिबेट में तथ्य सामने आने चाहिए। देखिए, लड़की के साथ दुष्कर्म एक अलग घटना और पिता की मृत्यु न्यायिक हिरासत में होना यह अलग घटना। इन दोनों घटनाओं के तिथिवार अगर विवरण को देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 तारीख को जो मारपीट की घटना हुई है उसमें क्रॉस एफआईआर दोनों पक्षों से लिखाई गई है। 3 तारीख की उस एफआईआर में जो मृतक है उनके विरुद्ध भी एफआईआर पंजीकृत हुई थी जिसमें दफा 25 लगी हुई थी, और उस एफआईआर के कारण उनको जेल भेजा गया था मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके न्यायिक हिरासत में। यह पुलिस हिरासत नहीं है। और मैं मानता हूं कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाते समय उनका पर्याप्त मेडिकल किया जाना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको न्यायिक हिरासत में भेजते समय इनका पर्याप्त मेडिकल किया जाना चाहिए था, इनको मेडिकल फैसिलिटी अवेल कराई जानी चाहिए थी। यह जिम्मेदारी थी, यह जिम्मेदारी में चूक हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। थानाध्यक्ष माखी को इनके विरुद्ध गंभीर मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था, गंभीर धाराओं में। विधायक के भाई और उनके तमाम साथियों के विरुद्ध वो हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, यह कभी मैं स्वीकार करता हूं। और इसी कारण हमने थानाध्यक्ष माखी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का काम किया है। आप बहुत सारी विधायक के भाई की गिरफ्तारी हो गई। आपको यह फैक्ट क्यों नजर नहीं आ रहा है कि यह पीड़ित लड़की जब सीएम आवास पर गई तो आपके विधायक नाराज हो गए, आपके विधायक के भाई ने इस लड़की के पिता को एक तरह से एब्डक्ट किया, उसके साथ मार पिटाई की गई, झूठा केस बनवाकर उसे जेल भिजवा दिया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। ये नहीं हो सकता आपके हिसाब से? समीर जी, क्लियर कट फैक्ट लोगों के आंखों के सामने आ रहा है, बार बार इस पूरे इंसिडेंट को जैसे ही जोड़कर देखा जा रहा है, वो आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? एक बात, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। नहीं राकेश भाई, ये बताइए क्या एक्शन होना चाहिए? आप मुख्यमंत्री से कहिए। मतलब एक विधायक को बचाने के लिए देख लीजिए आपको कितना घुमाना पड़ रहा है बातों को, लेकिन आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। समीर जी, 3 तारीख को आप ये कहिए ना। अरे राकेश भाई, आप कहिए ना। अरे अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप फिर आप बोल लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी तो कह दे, एक आदमी तो बहन के साथ खड़ा हो जाए, एक आदमी तो बहन के साथ खड़ा हो जाए। एक मिनट नावेद साहब, राकेश, कह दीजिए। मैं यही खड़ा हो जा रहा हूं।
मैं समीर जी कह रहा हूं 3 तारीख को मारपीट की घटना हुई है, 4 तारीख को न्यायिक हिरासत में उसके पिता को भेज दिया गया है और 8 तारीख को लड़की जो पीड़िता है वो मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने आई है। 4 तारीख से न्यायिक हिरासत में है उनके पिता। आपका यह कहना कि उनके मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने के बाद उसकी पिटाई करके उसकी मृत्यु हो गई है, उसको मार दिया गया है, यह गलत तथ्य है। वो 4 तारीख से न्यायिक हिरासत में। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार फैक्ट्स को देखा जाना चाहिए। न्यायिक हिरासत में उनकी मृत्यु का होना चिंताजनक है और इसीलिए इसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। पूरे मामले की एडीजी जोन के अध्यक्षता में एसआईटी बनाई है। हम मानते हैं कि इसमें कुछ प्रशासनिक, आप कह रहे हैं पिता की पिटाई पहले हो चुकी थी? नहीं, पिटाई उसकी बिल्कुल पहले। मैं एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूं, एफआईआर दर्ज है, इनके पिता के द्वारा लिखाई गई एफआईआर भी दर्ज है, दोनों एफआईआर दर्ज है। मैं आपको एफआईआर की कॉपी आपके स्क्रीन पर कहिए तो दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर अपनी कॉपी देख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं मेल आईडी पर भेज दूंगा आपको। आप जिस केस का जिक्र कर रहे हैं उसमें विधायक के भाई के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। लेकिन उससे बड़ा मामला यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुई, जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्यों आपकी पुलिस ने अभी तक पूछताछ की जहमत नहीं उठाई? 10 सेकंड और लीजिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं समीर जी, विधायक के विरुद्ध अब तक किसी भी तहरीर में कहीं भी नाम नहीं दिया गया है और फिर भी विधायक भाई कोर्ट में कहा है, ऐसा नहीं है। रेप विक्टिम ने कोर्ट में बाकायदा कहा है। और अब मुझे लगता है इसी सवाल पर पूरी बातचीत हो जाए। 156(3) की जिस एप्लीकेशन को कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है, कोर्ट ने उसको परिवाद के रूप में दर्ज किया है और जनता को भी, दर्शकों को भी जानकारी में आ जाए, परिवाद के रूप में जब कोर्ट कोई मामला दर्ज करती है तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कोर्ट उसमें सीधे ट्रायल करती है, सीधे सम्मन करती है। और मतलब आप कह रहे हैं कि अब हम कोई उम्मीद ना करें, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कुलदीप सिंह सेंगर की प्राथमिक तौर पर भी संलिप्तता सामने आती है तो पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी। नावेद सिद्दीकी साहब, यानी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं, उसके हिसाब से सरकार का, बीजेपी का रुख यही है कि एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। अब एसआईटी की जांच होगी, उसमें अगर कोई फैक्ट सामने आएगा तभी एफआईआर होगी इस मामले में। देखिए, जांच पे जांच और जांच पे जांच, तरह तरह की जांचें, एसआईटी जांच और ये जांच और मजिस्ट्रेटी जांच, ये इतनी जांच कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सबसे पहले शोर मचाते थे कि इसकी जांच सीबीआई से की जाए। तो ये आज क्या कर रहे हैं? और पहली चीज, ये आदरणीय योगी जी को हम ये चाहेंगे, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको देखना चाहिए कि ठीक है, अगर आपके एमएलए हैं तो उनको ऐसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी बड़ी घटना हो गई, ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समीर भाई थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, जिस तरह से हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। एक चीज तो सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अफसोस करना चाहिए इस बात को। योगी जी की कैबिनेट मंत्री जो कानून मंत्री, वो भी उन्नाव से ताल्लुक रखते हैं। अब आप सोचिए, कानून मंत्री भी उसी एरिया का है जहां ये घटना हुई है, कैबिनेट मंत्री वहीं रहते हैं, कानून मंत्री, और वहां यह घटना हुई। हम लोगों के वक्त जिस वक्त भी कोई घटना होती थी तुरंत एक्शन लिया जाता था, चाहे वो विधायक हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो। जियाउल हक गायत्री प्रजापति के खिलाफ आपने तुरंत एक्शन ले लिया था, इल्जाम लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर। अरे सुन तो लो भैया, आंकड़े आप निकाल लाए हो गूगल से कहीं गलत सलत बना के, हमारी बात भी तो सुन। नावेद सिद्दीकी साहब, देखिए नावेद सिद्दीकी साहब, कम से कम ये दावा तो ना कीजिए ना, मुझे बोलना पड़ेगा बीच में, टोकना पड़ेगा। गायत्री प्रजापति के खिलाफ आप लोगों ने एक कदम नहीं उठाया, लगातार आप बचाते रहे। जो आज हमें नजर आ रहा है, जिस तरह से सेंगर साहब को बचाने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही गायत्री प्रजापति को आप लोगों ने बचाया। जब तक अदालत ने दखल नहीं दिया, आपने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की। नहीं बचाया, आप कह रहे हैं हम तुरंत एक्शन लेते बचाया नहीं साहब। किसी समाजवादी पार्टी के किसी शख्स ने उनका, किसी समाजवादी पार्टी के किसी इंसान ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी नेता ने कोई उनका सपोर्ट नहीं किया। सब खुल करके देखिए, जो मुलायम सिंह यादव जेल में मिलने जाते थे और सारी जांच के देते थे। नहीं, आप लोग तब तक बचाते रहे, एफआईआर नहीं रजिस्टर की, जब तक अदालत ने दखल नहीं दिया। वही तो आज हो रहा है। सुन तो लीजिए, बस चेयर्स बदल गई हैं, कुर्सी बदल गई है। पहले राकेश त्रिपाठी आपकी जगह होते थे, आप उनकी जगह होते थे। बड़े अफसोस की बात है। देखिए,
देखिए, अरे समीर भाई, हमारी कोशिश है बहन को इंसाफ मिले, और लोगों का जो ये डर है कि इस तरीके के लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इससे अब उठ जाना चाहिए। देश में अब ये नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए कि जो है, अभी हम लोग बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि लेकर तिरंगा हाथ में आगे ही बढ़ेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, आओ सब मतभेद भुलाकर बुलंद करें ये नारा, हम है केवल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। ये हम कहते तो बड़े फक्र से हैं, लेकिन जहां पे बात आती है वहां पर हम जो है राजनीति, अब आप ये देखिए चैनल के माध्यम से, अब ये लड़की को, बेटी को, बहन को इंसाफ तो नहीं मिल रहा, लेकिन अब हम क्या करें, समाजवादी ने क्या किया, बीएसपी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अरे उस बेटी का बाप जो है, उसकी सारी इंटेस्टाइन डैमेज हो गई। किस बेरहमी से मारा है, किस बेरहमी से मारा है, ये सोचिए। एक गरीब इंसान को बुला करके, एक गरीब इंसान को, एक मजलूम इंसान को बुला करके अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं पुलिस वाले। उस मजलूम इंसान के विरुद्ध 29 नहीं, अरे ये फिर निकाल रहा है, ये फर्जी कागज निकाल के ले आते हैं और शाम को पब्लिक डोमेन में है। नहीं, पब्लिक डोमेन में है, आप जाइए, मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरे लिए तो मुकदमा मुझे बिल्कुल मालूम है किस तरह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दीजिए। मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है आप ऐसे शख्स को डिफेंड करने के लिए आज बैठे हैं जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार वो शख्स अपनी अकड़ में तरह तरह के बयान देते जा रहा है और आपकी मजबूरी बन गई है कि आप उसे डिफेंड करें। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या ये बात सही है? क्योंकि आपने एक और स्टेटमेंट, एक मिनट दीपक, आपने एक और स्टेटमेंट सुना होगा कुलदीप सिंह सेंगर का। वो कहते हैं ये तो निम्न स्तर के लोग हैं, मेरी राजनीतिक हत्या की कोशिश कर रहे हैं, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। ये बताइए, ये बयान दिया, बताइए, बड़े अफसोस की बात है। एक बताइए, ये कहना किसी को। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं समीर भाई, यहां पर आपको थोड़ा सा इससे इतर देखना होगा। मैंने एक दिन और भी कहा था, योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी निर्दोष हैं, योगी जी के सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए जाएं। योगी जी ने योगी जी के सारे आपराधिक मुकदमे वापस लेकर के उनको निर्दोष साबित कर दिया। योगी जी ने ही चिन्मयानंद जी के सारे मुकदमे लेकर के वापस उनको निर्दोष साबित कर दिया। योगी जी ने मुजफ्फरनगर के सारे घनघोरतम कृत्य के मुकदमे लेकर के सारे वापस ले लिए उन्होंने। आप इस चीज को देखें तो आप इतने लोगों के मुकदमे ले चुके हैं वापस, अपने विधायक को भी ना बचाएं। योगी जी आज की डेट में अपने राज धर्म का नहीं, अपने भाजपा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। राकेश जी भी अपने भाजपा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। आज की डेट में जनता से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो अपने विधायकों को बचाना है। अपने विधायकों के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बने हुए हैं। ये कह रहे हैं योगी जी कि जांच हम करेंगे। भाई आप जांच करें विधायक की, हम मान लेते हैं। सहारनपुर से लेकर देवरिया तक जितने मुकदमे पंजीकृत होते हैं वो सब योगी जी के पास भेज दिए जाएं और ये कहा जाए कि किसमें एफआईआर होनी है और किसमें नहीं होनी। ये होते कौन है? आज की डेट में निर्भया केस के बाद पहली चीज बड़ी क्लियर है कि लड़की अगर कह रही है तो एफआईआर होगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अगर ये एफआईआर होगी तो बात सिर्फ इतनी सी है, इसको कानूनी पसड़ों में क्यों उलझाया जा रहा है? आप एफआईआर कीजिए, पहले एफआईआर कीजिए। एफआईआर गलत है तो एफआईआर को स्पंज कीजिए। आप बहुत स्पष्ट रूप से कहिए कि दोषी का दोष नहीं पाया गया, वो निर्दोष साबित होता है। उससे पहले योगी जी कौन होते हैं ये कहने वाले कि साहब हम जांच करने के बाद एफआईआर करेंगे? ये अपने आप में सत्ता का अभिमान बोल रहा है। ये सत्ता का अभिमान बोल रहा है। 156(3) के बाद, 171 के बाद जब वो लड़की कह रही है कि फलाने फलाने और शामिल थे, बताइए, तो उसको क्यों नहीं आप शामिल कर रहे हैं? अब यहां पर प्रश्न सीधा सीधा सा इतना सा, और कुछ नहीं। हमें कानूनी कोई बात नहीं जाननी, हमें एक चीज पूछनी है कि आप वो जो लड़की कहती है उस पर जांच करिए। जांच में जो आदमी निर्दोष पाया जाए उसको छोड़िए, जो आदमी दोषी पाया जाए उसको दोष पे डालिए। योगी जी अपने मुकदमे भी वापस ले रहे, मुजफ्फरनगर वालों के भी वापस ले रहे, अपने गुरु भाई स्वामी चिन्मयानंद के भी वापस ले रहे। ये तीन बातें अपने आप में प्रदेश के लिए क्षम्य है और सारे के सारे मुकदमे अपराधी। बिल्कुल सिर चढ़कर बोल रहा है जी। बिल्कुल ये सत्ता का आकार योगी जैसा देखने को मिला। योगी जी अपनी न्याय कर रहे हैं। देखो अपना मुकदमा हटाया, जैसा आप अभी बता रहे थे राजपूत जी की अपना मुकदमा हटा रहे हैं, तो मतलब बस खाली वो अपना देख रहे हैं, अपना मुकदमा, अपनी पार्टी, अपना विधायक, अपना मंत्री, बस उनको अपना दिख रहा है। उसके अलावा जनता क्या हो रहा है, जनता के साथ जनता कुछ भी हो, बिल्कुल एकदम यूपी को जंगल राज बना दिया है योगी जी ने। आप देखिए उसी उन्नाव में कुछ दिन पहले एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था भरी बाजार में। उसी उन्नाव में 2 महीने के बाद फिर एक परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे सीएम आवास के सामने जाकर के
अपने आप को आत्मदाह करना पड़ रहा है, तब खबरें बन रही हैं। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी के पास 27 मुकदमे थे। अरे साहब, जो जेल में मार मार के आदमी को मृत्यु की मौत दे देता है, उस आदमी के ऊपर 27 क्या 100 मुकदमे आप करवा सकते हैं? अगर वो आदमी इतना पावरफुल है जिसे कि कस्टडी में मार सकता है, तो वो 27 क्या हजारों मुकदमे करवा सकता है। किसी का जुर्म कम नहीं हो जाता ना। अगर उसके ऊपर कोई आपराधिक मामले चल रहे थे तो अपनी जगह है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे जेल में पीट पीट कर मार दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है। नहीं, ये भी तो हो सकता है समीर जी कि उसको ये केस को डिफेंड करने के लिए उसके ऊपर केस पे केस की जा रही हो। हाँ, कौल साहब मुझे ये बताइए कि क्या सरकारें इसी तरह से कोई भी मामला वापस ले सकती हैं क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये मामला चल ही रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR रजिस्टर नहीं हो रही है, ये रेप का मामला है। और खबर ये आती है कि भाई स्वामी चिन्मयानंद जो थे, उनके ऊपर भी ऐसा ही एक पुराना रेप का मामला था, आश्रम के अंदर बलात्कार का मामला था। उसको योगी सरकार ने फैसला ले लिया कि उसको वापस ले लिया जाएगा। तो क्या ये आम बात है? ऐसा है कि कानूनी तौर से तो सरकार जो होती है उसका ये हक है कि वो कुछ केसेस जो हैं, जो कि दर्ज हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन में हैं, अगर वो कोर्ट में नहीं गए हैं, और बल्कि अगर कोर्ट में भी चले जाएं, तो एक समय के बाद सरकार जो है वो ये कह सकती है कि एक इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जनता के हित की तरफ से ये केस जो हैं ये जो है हम वापस ले रहे हैं। अब चीज ये है कि जनता के हित में कौन से केसेस हैं, क्या हरकतें हैं, ये इसका जो है समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, सरकार कहे कि हम केस वापस लेना चाहते हैं, इसके अलावा भी कानून में जो है वो एक धारा रखी गई है और एक हिदायत भी रखी गई है मैजिस्ट्रेट के साथ कि वो अगर ऐसी एप्लीकेशन उनके सामने आती है तो वो फिर भी उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ये नहीं माने कि अगर CM साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अपना ही केस जो है विड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है वो इनकी दरख्वास्त जो है मान ले और उसके जो है रिजेक्शन के साथ साथ ये भी पुलिस को कहे कि इसकी जो तफ्तीश चल रही है उसको चलने दिया जाए। पर चीज़ ये है, आजकल के समय में इस तरह जब कानून होता भी है तभी भी उसका उल्लंघन हो रहा है। और आप जैसे इस बहस में भी बात मैं देख रहा हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कुछ अपने आदेश दिए हुए हैं, वो भी जैसे कि रेप केस के तहत जो है वो FIR होना चाहिए, वो यहाँ FIR दर्ज नहीं हो रहा। मैंने पहले भी कहा था कि FIR दर्ज होना और अरेस्ट होना वो अलग अलग बात है। तो FIR जब देखिए जब FIR दर्ज हो जाता है, जब FIR दर्ज हो जाता है तो उसकी जो इतला है वो पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाती है, और जब वो पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाती है तो जब इलेक्शन आता है तब पूछा जाता है कि साहब ये शख्स के खिलाफ क्या क्या केसेस दर्ज हैं, तो वो रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर FIR दर्ज नहीं हुआ है तो वो रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, और इसलिए जो है ये FIR दर्ज नहीं हो रहा है। डॉक्टर दत्ता, ये क्या मजबूरी आप देख रहे हैं इसके पीछे? अगर हम एक रिकॉर्ड में देख रहा था 2017 में जो चुनाव हुए और विधानसभा में टोटल जो विधायक हैं उनमें से कुल 143 विधायक दागी छवि के हैं और उसमें से 114 बीजेपी के हैं। यहां पर भी एक दागी विधायक को बचाने की कोशिश की जा रही है। मजबूरी क्या नजर आती है? मजबूरी आज के डेट के हमारे देश के जो राजनीति है वो राजनीति ही कहीं ना कहीं पे मजबूरी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी से ही रिलेटेड चीजें नहीं है, तमाम पार्टियों में क्रिमिनल एलिमेंट्स भर गए। लेकिन बीजेपी ने ये मौका क्यों खो दिया, क्यों गंवा दिया? यहां पर तो एक सख्त कार्रवाई करके एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता था जनता को कि भाई देखो ये पुरानी सरकार नहीं है, ये अब योगी सरकार है, यहां पर अब पुराने वाले हिसाब किताब से काम नहीं होता। दिया जा सकता था ना मैसेज। नहीं, बेशक कहीं ना कहीं पे तथ्यों के आधार पे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कठोर कदम या फिर सटीक कदम उठाया जा सकता है, और मुझे उम्मीद है कि कठोर और सटीक कदम उठाया जाएगा। मैं समझता हूं कि प्राइमा फेसी एविडेंस कहीं ना कहीं पे एक तरह से इशारा करती है कि उस लड़की के साथ बहुत बड़े पैमाने पे जाती हुआ है। वो जांच का विषय है, जांच होने के बाद वो प्रमाणित होगा। पर जिस हिसाब से लड़की की पिता की जुडिशियल
जुडिशियल कस्टडी में मौत हो गई है और वो कहीं ना कहीं पे मेडिकल रिपोर्ट्स तो साबित करता है कि इंजरीज बहुत सारे हैं, इंटरनल इंजरीज। तो किस वजह से हुआ है, कौन से पुलिसमैन ड्यूटी पे थे, किन के निगरानी में उनके जेल में वो थे, जेलर कौन था, तमाम चीजें हैं जिस पे जांच होने की आवश्यकता है। जो लोग कहीं ना कहीं पे अपने ड्यूटीज को उल्लंघन किए हैं या फिर जो ड्यूटीज को नजरअंदाज किए हैं, उनको कहीं ना कहीं पे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे जुडिशियल कस्टडी में एक व्यक्ति का मौत हुआ है। और हमारे देश का संविधान कहता है कि इस देश के हर नागरिक का जीवन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सारे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा दिया जाए। सही बात। बेशक कोई क्रिमिनल भी क्यों ना हो, क्रिमिनल भी अगर जेल के अंदर अगर उसकी बर्बरतापूर्ण अगर मौत होती है तो वो भी कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकारों की या फिर जेल प्रशासन की। तो मैं मानता हूं कि उस पे जो जांच हो रही है वो जांच सटीक दिशा में है और उस जांच को तत्कालीन रूप से पूरा करना चाहिए। जहां बात आती है लड़की के बलात्कार वाला मामला लेके, मैं इस चीज से बेशक कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ है जिस दिन ये मामला सामने आया है कि कोई भी महिला अगर सीएम हाउस के सामने अगर सेल्फ इमोलेशन की बीड अगर करती है तो वो तो शौक से तो नहीं करती है ना, ये चीज कहीं ना कहीं पे मतलब बहुत ज्यादा उसके साथ राकेश त्रिपाठी आनंद हुआ है जिसके चलते वो इस तरह का कदम उठाई है। एक महिला अपनी जान देने के लिए मजबूर हो रही है, मैं जानता उसके पिता की हत्या कर दी जा रही है, इतना अत्याचार, इतना जुल्म, और आपके विधायक साबित करने की ये कोशिश करते हैं कि ये तो निम्न स्तर के लोग हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं और ये दरअसल राजनीतिक हत्या की कोशिश है मेरी। समीर भाई, क्या आप इस फैक्ट को भी स्वीकार करेंगे? इस पर भी आप अपनी मोहर लगाएंगे कि ये राजनीतिक साजिश हो रही है कोई? एक छोटा सा चीज मैं राकेश भाई को बोलना चाहता हूं। मैं आता हूं जी। राकेश, सवाल का जवाब। देखिए, मैं समीर जी, मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि इस पूरे मसले के तथ्यों को बिना देखे अगर इसका केवल मीडिया ट्रायल करके किसी के व्यक्ति के संदर्भ में राकेश देख लिए सारे तथ्य कि विधायक बलात्कारी है, ये तथ्य ही है कि आपके विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि ये निम्न स्तर के लोग हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक साजिश है। मैं कह रहा हूं कि आप इसको भी एंडोर्स कर रहे हैं आज? देखिए, मैं उनकी भाषा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मुकदमा अपराध संख्या 79/91 से लेकर के और जिसमें गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, 302, 307, रंगदारी वसूलना, डाका डालना, इस तरह के तमाम मुकदमे पीड़ित जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके विरुद्ध भी पंजीकृत है, उनके भाई के विरुद्ध भी पंजीकृत है, पूरे परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसलिए आपके विधायक कह रहे थे ये कि नीचे स्तर के लोग हैं, ये इसलिए आप नीचे स्तर के लोग कह रहे हैं उन्हें, गलत है। मतलब आपने ये भी जस्टिफाई कर दिया राकेश। आज तो वाकई आपने कमाल कर दिया। उच्च स्तर निम्न स्तर मतलब डिफेंड आप इस तरह से कर रहे हैं मैं तो कि आपने नीचे स्तर के लोग हैं ये भी साबित कर दिया आज, ये कहकर कि उनके खिलाफ बहुत सारे मामले थे। राकेश जी, राजनीति आप मुझे ये भी बता दीजिए, आप मुझे ये भी बता दीजिए कि सेंगर जो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्या है, राजनीतिक हत्या की कोशिश है मेरी। 307 के मुकदमे पंजीकृत हो। नहीं, हाँ राकेश जी, आप ये भी मान रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, विश्वास हट जाए, राजनीतिक साजिश है, कर रहे हैं कि जिससे लोगों को राकेश राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र की तमाम संभावनाएं साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। राजनीतिक षड्यंत्र की तमाम नावेद सिद्दीकी साहब, अब आपका रिएक्शन करिए। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं राजनीतिक साजिश है। ये इस डिबेट का सबसे बड़ा बयान है कि आप भी कुलदीप सिंह सेंगर के बयान को पूरी तरह से एंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं ये राजनीतिक साजिश है। छोटा सा जवाब नावेद सिद्दीकी साहब। राकेश त्रिपाठी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं अपनी पार्टी के और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस काम के लिए भेजे गए हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। बस वो चैनल पे बैठ के मैं यही कहूंगा आपसे, भाई इसी में आप समझ जाइए सारी बातें। और सुरेंद्र राजपूत साहब, छोटा सा रिएक्शन, हमारे देश वक्त खत्म हो रहा है। काला हिरन अगर कोई मार दे, काला हिरन कोई मार दे, सुनिए समीर भाई, बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर राकेश त्रिपाठी एक सेकंड नावेद, टाइम बहुत कम बचा है, उन 3 भाइयों के मुकदमों के नाम पर श्री
कुलदीप सेंगर विधायक जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी योगी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बेहतर हो आज की डेट में इस डिबेट को हम यहीं पे इसी तरीके से खत्म कर दें कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के जितने लोग हैं ये कुछ भी करें, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देश में और प्रदेश में भारत का संविधान नहीं चलेगा, भाजपा का संविधान चलेगा, जिसके रचयिता बाबा साहब नहीं होंगे, राकेश त्रिपाठी जी और आदरणीय योगी जी होंगे। ठीक है पंडित कौल, इस वक्त अभी सर्कमस्टेंसेस पूरी आपके सामने है। अब सबसे पहले राजनीति को हम थोड़ी देर के लिए परे रख देते हैं और राकेश त्रिपाठी साहब को बताइए कि इस वक्त सबसे पहले अब होना क्या चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए? समय अब कुछ ज्यादा बीत गया है कि ये जो कार्रवाई पुलिस की है इसको जो है ठीक किया जाए। अब तो मैं समझता हूं कि जब ये एसआईटी का जो है की मुहिम जो है उसको चला दिया गया है, तो ये केस जो है अब एसआईटी के सामने ही दिया जाए। 6 पुलिस कर्मियों को तो इन्होंने सस्पेंड किया है, वो भी गलत बात थी, इनको सस्पेंड करना नहीं था, एक साल बाद इसका इन्वेस्टिगेशन अब होगा कैसे, इसलिए भी निकलवाना था क्योंकि आर्टिकल 1 साल बाद इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे, 311 जो है क्या प्रक्रिया होगी, ये हमारे नहीं समझ में ऐसे संगीन जुर्मों में पुलिस वालों को जो है उनको सस्पेंशन जो है वो एक तरह से हार पहनाने वाली बात बन जाती है। उसमें उनका कोई असर नहीं होता। ये सब के सब लौट के आ जाएंगे, बाद में ये लड्डू बांटेंगे थाने के अंदर, और जो है जो मर गया उसको ये भुलवा भी देंगे। तो इस वक्त जो है अच्छा यही रहे कि जो एसआईटी है उसको जो है अब ये काम दिया जाए, और लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा कि साहब देखिए, जब ये सरकारें आई थी पहले तो इन्होंने जो था जुमलों की सरकार जो थी उसकी बौछार कर दी थी, और एक पुराना एक जुमला है कि सुराज हम लाएंगे। ये सुराज ऐसा आ रहा है, लगता है कि तो सारी के सारी जो गरीबी तबके के जो लोग हैं इनका सफाया करने वाले हैं, यानी कि गरीबी हटाओ और पुलिस वालों को इस्तेमाल करके उसको पिटवा के उनको मरवा दो। तो ये सुराज जो है, राकेश त्रिपाठी साहब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इस मामले पर क्या राय रखते हैं? आपने सुन लिया होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वक्त भी मेरे पास खत्म हो चुका है। बस उम्मीद यही करेंगे कि इस मामले में, क्योंकि पहले ही बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है, जल्द से जल्द अब इस महिला के साथ इंसाफ हो और राजनीति सियासत बीच में आड़े ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, राकेश त्रिपाठी, नावेद सिद्दीकी साहब, दीपक पांडे, पंडित कौल और शुर्वो कमल दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।